नमस्कार, मैं पंडित अमित अवस्थी मृत्युंजय हरिद्वार से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, आज का जो विषय है वो है हस्तरेखा का ज्ञान। हस्तरेखा जो है वो आप समझ लीजिए कि एक इस प्रकार से हमारे प्राचीन काल से चलता हुआ चला आ रहा है, इसका बहुत अधिक महत्व है। मैं चाहता हूं कि जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको हस्तरेखा के विषय में थोड़ा सा उसका जो महत्व है वही समझाना चाहता हूं कि क्या महत्व है। और ये उसी प्रकार से आप समझ सकते हो कि जिस प्रकार से आप समझिए कि आपको कोई भाषा आती है, वो हिंदी हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, कोई भी भाषा हो सकती है। यदि वो भाषा आपको ना आती हो और कहीं लिखी हो तो आप उसे केवल टेढ़े मेढ़े अक्षर ही समझोगे। आप पढ़ करके उसका अर्थ नहीं समझ पाओगे। यही जो है हस्तरेखा है। हस्तरेखा भी जिसको समझ में आने लगता है वो आप समझ लीजिए उसके लिए वो एक भाषा बन जाती है। तो हस्तरेखा की भाषा, उसका महत्व मैं समझता हूं कि हम सबको थोड़ा सा अवश्य पता हो। साथ ही मैं जो आपको बताना चाहता हूं इसका महत्व, उसका मुख्य कारण जो है वो केवल यही है कि हस्तरेखा हमारे कर्मों के ऊपर निर्धारित होती है। अभी तक मैं आपसे बात करता था वैदिक कुंडली के विषय में। वैदिक कुंडली में जब किसी का जन्म हो जाता है तो उस समय की जो स्थितियां होती हैं गोचर में, जन्म के समय स्थान पर जो ग्रह होते हैं वो आप समझ लीजिए एक स्थिति फ्रीज हो जाती है। हमारी जो हस्तरेखाएं हैं, हमारी हस्तरेखाओं में एक अद्भुत बात आपको बताना चाहता हूं कि हस्तरेखा से ही कुंडली का भी निर्माण किया जा सकता है। मान लीजिए किसी के पास उसके जन्म का कुछ भी समय नहीं पता उसे और कुछ भी नहीं पता है, तो भी कोई भी जो ज्योतिषी जानता होगा वो हस्तरेखा से ही कुंडली का निर्माण कर लेगा। साथ ही हस्तरेखाओं में आप ये समझ लीजिए कि कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जो फिक्स होती हैं और कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जो घटती बढ़ती रहती हैं। इसी प्रकार से हम आगे चर्चा कर रहे हैं, इसके महत्व को आपको बता रहे हैं। आप जैसे कर्म करोगे आप ये समझ लीजिए आपकी जो हस्तरेखा है वो उसी हिसाब से, उसी ग्रहों से प्रभावित होकर के आप समझ लीजिए बदलती रहती है। लेकिन चूंकि आपको धर्म का ज्ञान नहीं हो, चूंकि आप ये समझ नहीं पाते हो कि हस्तरेखा की भाषा क्या है, आपको वो जब भी आप देखते हो जन्म से लेकर अभी तक वो हस्तरेखाएं आपको एक जैसी ही नजर आती है। लेकिन जब इस भाषा को कोई समझ जाता है तो वो समझने लगता है कि हस्तरेखाओं का निर्माण और उसकी जो कटान है वो किस हिसाब से बढ़ रही है, कब घट रही है। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं और इसके महत्व को समझते हैं। तो देख लीजिए, ये इस प्रकार से आप देखिए एक हाथ की आकृति है। सबसे पहले आकृति पर ही चर्चा की जाती है। हस्तरेखा पर कोई भी जो हस्तरेखा या हस्त लिया जाता है उस हस्त की यही विशेषता होती है। आप अगर अपने हाथ आप जो देखोगे तो उसमें भी देखना कि एक तो बहुत अधिक जो है हाथों के ऊपर बाल नहीं होने चाहिए। किसी किसी के हाथ जो है बहुत अधिक, उनमें पीछे की तरफ इसके बाल बहुत अधिक होते हैं, वो भी अच्छी स्थिति नहीं होती है। दूसरी बात,
एक अच्छा हस्त जो देखा जाता है वो हमेशा चौकोर होना चाहिए। इसके अलावा देखने में ही वो हाथ जो है एक संतुलित हाथ दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उंगलियां बहुत छोटी हैं या उंगलियां बहुत बड़ी हैं। इसके अलावा आपकी जो ये हथेली है, ये हथेली बहुत अधिक कठोर नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत अधिक कठोर है तो भी आप समझ लीजिए कि ये अच्छी हथेली नहीं कहलाती। अब हम लोग ये हमने समझा एक तरीके से सामान्य हाथ कि किस प्रकार से हथेली होनी चाहिए, और वो हथेली ज्यादा कठोर ना हो ये भी ध्यान रखना है। हाथों के जो नाखून होते हैं वो भी बहुत अधिक चपटे नहीं होने चाहिए, आप ये समझ लीजिए। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं, मान लीजिए इस प्रकार से कोई हाथ होता है, आपका भी हाथ इसी तरह से होगा। अब इसमें जो ये तीन पोर होते हैं, एक उंगली मान लीजिए ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इस तरीके से आप समझ लीजिए 4 उंगलियां हैं और ये अंगूठा है। इनमें 3 पोर होते हैं। ये जो 3 पोर होते हैं ये भी बहुत अधिक महत्व वाले होते हैं। इनमें यह भी देखा जाता है कि ये छोटे बड़े तो नहीं है कहीं से। कई लोगों के आप समझ लीजिए कि जो सबसे ऊपर का पोर होता है ये बहुत छोटा होता है। तो अगर सबसे ऊपर का पोर आपका ज्यादा छोटा है तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप जो भी कर्म करेंगे आपको परिणाम जो है बहुत थोड़ा मिलेगा। आप ये समझ लीजिए। आप सीधे सीधे समझिए कि जो इसमें ये प्रथम पोर नीचे से है, ये आप समझ लीजिए एक तरीके से आपका भाग्य का पोर है। ये वाला जो बीच का मध्य का भाग है इसका, ये आपके कर्म पर निर्धारित है, और जो ये वाला है ये आप समझ लीजिए परिणाम पर आधारित है। तो ये जो छोटे बड़े हैं इनसे यही पता चल जाता है कि आपका भाग्य कितना साथ देगा, आप कर्म में कितना कर पाओगे। मान लीजिए आपने कोई विचार किया और उसको आप कर्मों में कितना परिवर्तित कर पाओगे, वो जो है हमें मध्य भाग से पता लगेगा। अब परिणाम ज्यादा होगा या कम होगा ये भी संभावना है, तो वो इससे पता लगती है जो इसका सबसे ऊपरी भाग होता है। तो इस प्रकार से उंगलियों को पहचाना जाता है। अगर पर्वत की बात करी जाए तो आप समझ लीजिए ये उंगली जो होती है ये बुद्ध की उंगली कहलाती है, जो सबसे छोटी उंगली है। आप ये समझ लीजिए। अब इस सबसे छोटी उंगली के नीचे जो है यहां पर मैं एक मार्किंग कर देता हूं एक तरह से। आप ये समझिए को ये इस तरीके से आप समझ लीजिए, ये बुद्ध पर्वत कहलाता है। इसके अलावा ये जो है अनामिका उंगली है, ये अनामिका उंगली के जो नीचे है ये आपका सूर्य पर्वत कहलाता है। ये जो मध्यमा उंगली होती है, इस मध्यमा उंगली के नीचे जो है ये शनि पर्वत कहलाता है। और ये तर्जनी उंगली है, ये गुरु की उंगली कहलाती है। इस गुरु की उंगली के नीचे का जो ये भाग है ये गुरु पर्वत कहलाता है। अंगूठा जो हमारा है ये शुक्र को दिखाता है। तो इस प्रकार से इसके नीचे का जो ये भाग होता है, आप ये समझिए, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। आप ये समझिए इस तरीके से ये जो है मान लीजिए आप नीचे का शुक्र पर्वत कहलाता है। अगर हम बात करते हैं मंगल की, तो यहां पर जो स्थान होता है ये मंगल का स्थान होता है।
और एक मंगल का स्थान यहां पर भी होता है। तो ये दो तरीके के आपके मंगल के स्थान होते हैं। ये जो है यहां पर जो स्थान बताया गया है मध्य भाग में, ये राहु का स्थान बताया गया है। और ये जो स्थान बताया गया है, ये आप समझ लीजिए केतु का स्थान बताया गया है। तो इस प्रकार से ये बुद्ध पर्वत है, ये अनामिका के नीचे जो है ये सूर्य पर्वत है, ये शनि पर्वत है, फिर यहां एक गुरु पर्वत है, शुक्र का पर्वत है, मंगल का ये दो स्थान बताया गया है। ये वाला जो स्थान बताते हैं इसको चंद्रमा का स्थान बताते हैं। आप ये समझिए ये जो स्थान है चंद्रमा का। तो इस प्रकार से पर्वतों को भी समझा जाता है। अब जब भी आप ये समझ लीजिए कि किसी की कुंडली में कितना अधिक संघर्ष है या कौन सी दशा चल रही है, ये सब ज्ञात करना होता है। तो इन सब के लिए इन पर्वतों की विशेषता बहुत आवश्यक है। पर्वत उभरे हुए होने चाहिए। जब ये पर्वत धंस जाते हैं पर्वतों का, अब आप अपना हाथ उठा करके जब भी देखोगे आपको लगेगा कि एक जैसा है, क्योंकि आपने कभी हाथ को गौर ही नहीं किया है। अगर कई वर्षों पहले की बात करें तो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो यही कहते थे कि सबसे पहले जब उठें तो अपनी हथेलियों को देखें, उन्हें चूमें। तो उनका जो अभिप्राय था वो यही था कि जब आप अपने हथेलियों को देखोगे तो निश्चित रूप से आपकी भाग्योन्नति होगी और आपको ये समझ में आएगा कि नहीं, कुछ ना कुछ जो है अवश्य इसका महत्व है। तो मैं ये हस्तरेखाओं का आपको महत्व ही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। साथ ही ये पर्वत सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब जिसकी कुंडली में जो भी ग्रह मारक होता है वो हाथ देख करके ही समझ में आ जाता है कि शनि पर्वत किस स्थिति में है, इस व्यक्ति का मंगल कैसा है, चंद्रमा कैसा है, राहु की क्या स्थिति है, केतु की क्या स्थिति है। ये सब स्थितियां आप समझ लीजिए समझ में आने लगती हैं। अब मान लीजिए किसी का बुध पर्वत खराब है, तो अगर बुध पर्वत खराब है तो वो कितना भी अधिक व्यक्ति व्यापार करने की चेष्टा करे वो व्यापार में असफल होगा। ऐसे ही किसी का सूर्य पर्वत खराब है तो वो कितना भी चाहे कि मेरा यश बढ़ता जाए, सरकार से लाभ मिले, कभी नहीं मिलेगा। शनि पर्वत अगर खराब है तो आप समझ लीजिए कि जीवन में वो जो भी करेगा बहुत अधिक चेष्टा के बाद उसको बहुत थोड़ा मिलेगा। गुरु पर्वत यदि खराब है तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो सबसे अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होती है वो एकाग्रता नहीं मिल पाएगी। शुक्र पर्वत यदि खराब है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के पास कोई भी संसाधन नहीं जुट पाएंगे। राहु खराब है यदि तो वो भी मुसीबतें लाता रहेगा। केतु खराब है तो आप ये समझ लीजिए वो व्यक्ति बार बार जो है चेष्टा करेगा लेकिन परेशान रहेगा। ऐसे ही चंद्रमा यदि खराब है तो उसका मन हमेशा विचलित रहेगा। तो ये सारी स्थितियां जो हैं हस्तरेखा में इन पर्वतों के द्वारा पता चलती रहती। अब हम लोग इसी प्रकार से कुछ रेखाओं के विषय में भी समझ लेते हैं कि रेखा क्या दिखाती और क्या बताती है। तो आप सभी लोग ये समझिए कि यहां से एक रेखा इस प्रकार से चलती है, ये छोटी या बड़ी किसी की भी हो सकती है। अगर इस रेखा की बात करें जो शनि पर्वत से होकर के केतु पर्वत की तरफ जो चल रही है तो ये भाग्य रेखा कहलाती है। ये किसी की छोटी भी हो सकती है, हो सकता है यहां पर
हो सकता है कि बीच में हो, थोड़ी सी हो सकता है यहाँ हो, या ये भी हो सकता है कि शनि पर्वत से लेकर के केतु पर्वत तक बराबर चल रही हो, तो ये भाग्य रेखा आप समझ लीजिए कहलाती है। अगर हम बात करें एक इस प्रकार से रेखा होती है, तो ये रेखा आपकी जो है हृदय रेखा कहलाती है। आप ये समझ लीजिए, इससे ये पता लग जाता है कि व्यक्ति किस प्रकार से उसके विचार हैं और किस प्रकार से उसके हृदय की स्थिति है, वो सोचता क्या है, करता क्या है, तो ये सब जो है आपको समझ में आता है। साथ ही एक रेखा इस प्रकार से होती है और ये रेखा जो कहलाती है, ये कहलाती है मस्तिष्क रेखा। मतलब व्यक्ति जो है वो किस प्रकार से आप समझ सकते हो कि उसका मस्तिष्क कार्य करेगा। और एक रेखा जो है वो मस्तिष्क रेखा से ही जुड़ी हुई हो सकती है या अलग भी हो सकती है, इस तरीके से नीचे की तरफ चलती है। ये रेखा कहलाती है, आप समझिए, जीवन रेखा। तो इस प्रकार से ये 4 रेखाएं होती हैं। मैं एक बार इसे फिर से जो है बिगाड़ करके फिर बताता हूं आपको। आप देखिए इस प्रकार से, ये मान लीजिए अनामिका उंगली है। अब अनामिका उंगली के नीचे मान लीजिए किसी की ऐसी रेखा है, तो ये सूर्य पर्वत पे रेखा है। और अगर ये रेखा कटी फटी नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि उसको गवर्नमेंट की तरफ से, सूर्य की तरफ से, आप समझ लीजिए कि बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। तो यह सूर्य रेखा कहलाती है। इसी प्रकार से एक पतली सी रेखा यहां भी दिखाई देती है, यह बुध रेखा कहलाती है। अब ये बुध रेखा किसी की यहां तक भी जुड़ी हो सकती है मान लीजिए। तो ये बुध रेखा जो है हमारे व्यापार की स्थिति को बताती है कि हमारा व्यापार किस प्रकार से और क्या करें और कब करें तब हमें लाभ होगा। तो ये सारी स्थितियां जो हैं वो बुध रेखा बताती है। ये जो रेखाएं आप देख रहे हो 3-3 इस तरीके से हैं, ये मणिबंध रेखाएं कहलाती हैं। इन सबका भी अपना अलग अलग महत्व है मणिबंध रेखाओं का। लेकिन आपको मैं अभी ये जनरल चीजें बता रहा हूं जो सारी आपने सुनी होंगी और कई बार आपको लगता होगा कि क्या आपके हाथ में है, तो एक बार चेक करिए इनको। अब देखिए जैसे इस हथेली की बात करते हैं तो इस हथेली में ये दोनों रेखाएं जुड़ी हुई हैं। मस्तिष्क रेखा ये है और यहीं से जो है ये जीवन रेखा जुड़ी हुई है। आप ये समझ लीजिए। बहुत से लोगों की हथेली में ये अलग होगी, ये इस प्रकार से हो सकती है कि यहां पर ये मस्तिष्क रेखा अलग होगी आपकी और ये वाली जो है जीवन रेखा ये अलग हो। अब उन सबका क्या महत्व होता है वो अलग बात है। इसमें कम से कम आपको इतना अवश्य पता होना चाहिए कि क्या आपके हाथ में जो रेखाएं हैं वो रेखाएं आपको पता होना चाहिए कि आपके कर्मों के अनुसार घटती बढ़ती रहती हैं। अब मान लीजिए ये आपकी भाग्य रेखा है। आप जीवन में जो भी पाप करते हो ये भाग्य रेखा महीन महीन से यहां कट बनाती जाएगी। आप गलत करते जाओ ये कट बनाती जाएगी। तो इस प्रकार से जो ये कट बनते हैं ये आपको नहीं दिखाई देंगे क्योंकि आप गौर नहीं करते हो और आपको लगता है कि इनका कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन ये जितने अधिक कट बना लेगी आप ये समझ लीजिए आपको भाग्य में उतनी ही ज्यादा जो है तकलीफें मिलेंगी। मैं लगातार जो है केवल यही चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति जागरूक रहे और समझे कर्म की प्रधानता और कर्म में भी अच्छे कर्मों की प्रधानता। क्योंकि यदि कर्म किए और अच्छे ना हुए
तो वो भी जो है समस्या है। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि इस प्रकार से जो है स्थितियां होती हैं। अब जिसका मान लीजिए कि ये शुक्र का स्थान है, अब इस शुक्र के स्थान में इस तरीके से जाला सा बनता चला जाए ऐसा, तो अब इसमें जो खड़ी रेखाएं हैं वो तो उसके लिए अच्छी हैं, लेकिन जितनी ये पड़ी रेखाएं हैं वो सब उसको तकलीफ दे रही हैं, उनके सुखों में कमी ला रही। अब ऐसे ही जो है प्रत्येक स्थान में ज्योतिष की अगर गणना करते हैं तो खड़ी रेखाओं का महत्व जो है वो हर जगह अच्छा है। अब गुरु पर्वत की बात करें तो गुरु पर्वत के जो ये उंगली है आपकी तर्जनी उंगली, इसके नीचे अगर कट लगा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छा है, मतलब नेतृत्व की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी है अगर यहां पर कट है। कई लोगों के 2-3 कट भी होते हैं, लेकिन कम से कम अगर एक कट है इसके नीचे तो बहुत अच्छा है। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो, तो अपने हाथों में आप देख सकते हो कि क्या गुरु पर्वत के नीचे कट है। कट है तो इसका मतलब ये अच्छा हो सकता है। ये वाली जो रेखा होती है ये इस जगह पर ये हमारे विवाह को बताती है कि विवाह कितने होंगे, कब होंगे, वो सब गणना होती है। मैं अधिक गणना तो नहीं करूंगा, ना बताऊंगा आपको उतना अधिक, क्योंकि वो आपके हो सकता है कि मतलब का ना भी हो, लेकिन हस्तरेखा का कितना महत्व है यही बताना मेरा प्रयास है, और यही इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो इस प्रकार से अपने हाथों की आप जो है कीमत समझिए, और उन हाथों के द्वारा किए गए कर्मों की कीमत समझिए कि इसी जन्म में आपको दंड मिलेगा या आपको उपहार मिलेगा, वो सब जो है आपके हस्तरेखा पर लिखा हुआ है। और कुछ रेखाएं जो हैं ये आप समझ लीजिए कि प्रतिवर्ष बदलती हैं, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि जैसे आपकी आयु का गणना किया जाता है, अब आयु में कितनी आपकी लाइनें हो गई हैं, तो ये सब जो है कितने आप आयु के हो गए हो, ये सब गणना कैसे होती है, जब इसमें चिन्ह जो है उस हिसाब से बनते जाते हैं। तो आप समझिए, आप किसी से अगर कर्ज लेते हैं तो वो कर्ज आपका कब बढ़ेगा और कब खत्म होगा, ये सब स्थितियां जो हैं ये मंगल पर्वत से यहां पता चल जाता है। यहां मंगल की जो स्थिति होती है उसमें कितने अधिक कट लगे हुए हैं, ये सब देख के पता लग जाता है कि क्या स्थिति होगी। आप विदेश जाएंगे नहीं जाएंगे, विदेश से लाभ होगा या नहीं होगा, यहां चंद्रमा देख करके पता चल जाता है। आपकी इम्यूनिटी कैसी होगी, आप कितना अधिक आप ये समझ लीजिए मन को नियंत्रित कर सकते हैं, ये सब चंद्रमा से पता लग जाता है। तो इस प्रकार से हमारे हस्तरेखा की बनावट है, इस प्रकार से हस्तरेखा जो है उसका विश्लेषण किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सब जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई होगी, और साथ ही आप सभी जानते हो कि मेरे रिकॉर्डेड कोर्सेज और लाइव कोर्सेज भी चलते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो इसको और अधिक बारीकी से सीखना चाहता होगा, तो ऐप का लिंक दिया हुआ है, वो उसको ऐप डाउनलोड करके एनरोल कर सकता है और अधिक बारीकी से वो इसे सीख सकता है लाइव क्लासेज के द्वारा, लाइव सेशन जो चलेगा उसके द्वारा। फिलहाल मैंने आज आप सभी को जो है ये एक तरीके का आप समझिए जनरल अवेयरनेस था, और ये मैंने आपको समझा दिया और आपको आपके हस्तरेखा के महत्व को समझाने का पूरा प्रयास किया। मैं आप सभी से चाहता हूं कि अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें और लगातार अच्छे कर्म करिए, ताकि आप जीवन में और अधिक जो है आप समृद्धशाली होते जाइए। आप ये समझ लीजिए कि आप जितना अधिक समृद्धशाली होंगे जीवन में,
आप समाज के लिए भी उतना अच्छा ही कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम करता हूं। जय शनिदेव।